हेलो दोस्तों, जय हिंद। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, 2 दिन से क्लासें नहीं करवा पाया मैं आपके लिए। थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, इस वजह से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाया। चलिए दोस्तों, अब समय बर्बाद ना करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पर भारत के सबसे बड़े जिले की जो बात की गई है वो क्षेत्रफल में की गई है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ का गुजरात। यहाँ जिले की बात की गई है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा जिला है? गुजरात प्रदेश का जिला है कच्छ, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 45,652 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। गुजरात का क्षेत्रफल जो है, गुजरात के क्षेत्रफल का कुल 23.7% जो एरिया है वो किसने घेरा हुआ है? कच्छ ने घेरा हुआ है, ठीक है। इसकी कच्छ की साक्षरता जो है वो 70.59% है, ठीक है। जनसंख्या इसकी 27.80 लाख, ठीक है। और अब जब सबसे बड़े जिले की बात की गई है, यानी यहाँ गुजरात का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, कच्छ। अब दूसरी बात की गई है सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला कौन सा? पांडिचेरी का माहे, ठीक है। तो ये कहाँ पांडिचेरी? यहाँ पर। तो इसका जो जिला है, सबसे छोटा जिला कौन सा? माहे। इसका सबसे छोटा जिला जो है वो सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और उसी की साक्षरता है कितनी? 97.87%। देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी साक्षरता है, 97.87। जनसंख्या कितनी है उसकी? 41,816 लोग, ठीक है दोस्तों। पुडुचेरी का माहे, सॉरी, गुजरात का जो कच्छ जिला है वो सबसे बड़ा जिला है। पुडुचेरी का जो माहे जिला है वो सबसे छोटा जिला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य है? तो सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है दोस्तों। मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में भी कहाँ पर? सुंदरवन में, ठीक है। सुंदरवन जो आपका राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है, वहाँ भी, ठीक है। आगे, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये रॉयल बंगाल टाइगर, एस्टू मरीन मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, इनके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? सुंदरवन है। ये किस किस के लिए प्रसिद्ध? रॉयल बंगाल टाइगर, एस्टू मरीन मगरमच्छ और गंगा डॉल्फिन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? केरल में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर होता है? केरल में, ठीक। आगे बात करते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? देखिए, इसमें ये बात की गई भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहला होता है, तो केरल में होता है। कितने जून को बताया गया? 1 जून को। लेकिन कभी कभी ये थोड़ा देर से भी आता है, 14-15 जून तक भी आ पाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? ये होती है हमारी लेह लद्दाख में, ठीक है दोस्तों। कहाँ होती है? लेह लद्दाख में होती है, ठीक। आगे बात करते हैं, और एक चीज और देखिए, ये कहाँ पे हो गई? सबसे कम वर्षा की बात की गई है। तो सर्वाधिक वर्षा की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। जब सबसे कम की बात है तो सबसे अधिक की बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ होती है? मेघालय के मौसिनराम में। कहाँ होती है? देखिए दोस्तों, मेघालय के मौसिनराम में सबसे अधिक क्या होती है? वर्षा होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो सर्वाधिक कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में, ठीक है। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपरी क्षेत्र में, कहाँ पर? दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है दोस्तों। अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर यानी दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक। अब बात करते हैं, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। यानी कि वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते, उन रेखाओं को क्या बोलते हैं? ये कौन सी हमारी भूमध्य रेखा है, ठीक है। ये कौन सी है? भूमध्य रेखा है।
अब भूमध्य रेखा को क्या कहा गया, जो रेखा भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। तो यहाँ से इन दोनों ध्रुवों को जो जोड़ेगी, उत्तर से दक्षिण ध्रुव, ये रेखाएं कौन सी होती हैं, इस तरह से जो खींची गई होती हैं, इनको बोलते हैं हम देशांतर। तो ये क्या काटती है, इनको पूरे 90 डिग्री पर काटती है। ठीक है, तो इस जो 90 डिग्री पर काटती है उन रेखाओं को क्या बोलते हैं, यानी इन रेखाओं को जो 90 डिग्री पर इस तरह से काटेंगी तो उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, उनके क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा, और पश्चिम से पूरब की तरफ को जो रेखाएं खींची गई होती हैं उनको क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो खींची गई वो रेखा होती हैं इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और इस तरह से जो खींची गई रेखाएं होती हैं ये सारी आपस में, इनको बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं इनकी संख्या, किनकी संख्या, देशांतर रेखाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 360 होती है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी होती है वो इस तरह चक्कर लगाती है, और जब कोई पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है तो वो कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। जब 360 डिग्री पृथ्वी घूमती है, कितने घंटे में घूमती है, 24 घंटे में। तो 24 घंटे में कितने में, 1440 मिनट हुए, 1440 मिनट हुए। 360 डिग्री को 1440 मिनट से डिवाइड करेंगे, है ना, या इसको ऐसे बोल सकते हैं 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे में घूमती है, 1440 मिनट में घूमती है। तो एक मिनट में एक डिग्री कितने मिनट में घूमेगी, 4 मिनट में घूमेगी। 36 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 72 44, लगभग 4 मिनट के आसपास, 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। और इनकी संख्या टोटल कितनी है, जब पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, ठीक है, तो इनकी संख्या भी, और प्रत्येक जो डिग्री, 1 डिग्री होता है वो कितने के बराबर होगा बताओ, जब 360 डिग्री घूम रही है तो, और इसकी 1 डिग्री पर, जब मतलब 360 डिग्री घूमती है तो 1 डिग्री पर और कितनी रेखा होगी, एक रेखा होगी। ठीक है ना, जब 1 डिग्री पर एक रेखा होगी तो 360 डिग्री पर कितनी रेखाएं हो गई, 360 डिग्री पर कितनी रेखा हो गई, 360 हो गई, है ना। तो इनकी संख्या भी कितनी होती है, 360 होती है। और प्रत्येक देशांतर रेखा के बीच की दूरी, यानी 1 डिग्री की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर की जो बीच की दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। और अक्षांश रेखा की बात करी जाए तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा बराबर होती है 111 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होती है वो 111 किलोमीटर होती है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यहाँ पर एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया ही निवास करता है इस महाद्वीप पर। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर केवल एक ही देश निवास करता है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। देखिए, एक ही महाद्वीप है जिसमें इतनी सारी चीज़ें और इतनी सारी विषमताएं पाई जाती हैं, है ना, अलग संस्कृति, अलग वेशभूषा, अलग पूरी तरह से सारे वातावरण की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, एशिया महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे एंडीज पर्वतमाला उदाहरण है, ये तो आप सभी को पता होगा, वलित पर्वत, है ना, इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। क्या है, एंडीज पर्वत उदाहरण है वलित पर्वत का। ठीक है दोस्तों, ये परत के सिकुड़ने से बनी होती है। ठीक है, जब कोई परत होती है उसके सिकुड़ने से जो बनती है उनको वलित पर्वत कहते हैं, और एंडीज पर्वत जो है वो वलित पर्वत का ही उदाहरण। एंडीज पर्वत के बारे में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एंडीज पर्वत दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है। देखिए, शायद दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का ये मैप बनेगा लगभग में, नहीं सॉरी, इस तरह से करके होता है। ठीक है, और ये जो एंडीज पर्वतमाला होती है यहाँ पर स्थित होती है, एंडीज पर्वतमाला ये यहाँ पर होती है। ठीक है, ये एंडीज पर्वतमाला है। ठीक, इस पे एक एकांका गुहा नाम से एक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर क्या है,
स्थित है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे नवीन बलित पर्वत कौन सा? सबसे नवीन बलित पर्वत कौन सा है? जो हिमालय। ठीक है, सबसे नवीन का मतलब हो गया जो नया, सबसे नया बना पर्वत कौन सा है? वो हिमालय। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? भारत का उत्तर से दक्षिण यानी कि यहाँ से लेके यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का विस्तार कितना हमारा? 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से, ठीक है, दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो विस्तार है वो कितना है हमारा? 3214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, कितना है दोस्तों? 1400। देखिए, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, कितना है? 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 2933 किलोमीटर। अब आगे बात करते हैं, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति, जो हमारे पश्चिमी घाट पर पाई जाती हैं वो वनस्पति कैसे कहलाती है? सदाहरित। सदाहरित का मतलब हो गया जो हमेशा हरी भरी रहती हैं। ठीक है, ये कहाँ, किधर क्षेत्र में पाई जाती है? वैसे तो ये पश्चिम बंगाल की तरफ ज़्यादा पाई जाती है ना, तो ये पश्चिमी घाट की तरफ हो गया। तो सदाहरित का मतलब हो गया जो वनस्पतियाँ हमेशा हरी भरी रहती हैं, है ना, वो क्या, कौन सी कहलाती हैं? सदाहरित वनस्पति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? कौन सा राज्य करता है शहतूत उत्पादित? राज्य कर्नाटक। सबसे पहला कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे राज्य उत्पादन शहतूत रेशम का जो राज्य उत्पादन करता है वो कौन सा है? कर्नाटक है। लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? लीसा किस वृक्ष से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। लीसा किसको बोलते हैं? जो ये चीड़ का वृक्ष है, देखिए ये चीड़ का वृक्ष है, इसमें से जो इसकी छाल हटाने के बाद उस पे पौधे में से, पेड़ में से जो ये लिक्विड टपकता है, लिक्विड उसके पेड़ से निकलता है, उसको हम लीसा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? लीसा बोलते हैं। अब इस लीसा का जो ये लिक्विड निकला है, देखिए इस तरह से इसकी छाल हटाई जाती है पूरी, और उसके नीचे एक बर्तन टाइप का कुछ बांध दिया जाता है इसमें, तो जो भी ये लिक्विड होता है वो इस बर्तन में भर जाता है। फिर इसका क्या किया जाता है? इसको हम 250 डिग्री सेल्सियस पर इसको जब हम उबालते हैं, तो इसमें से उबालने के बाद इसमें से एक ठोस पदार्थ निकल जाता है और एक लिक्विड निकल जाता है। तो जो ठोस से ठोस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिरोजा बोलते हैं, बिरोजा। ठीक है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? बिरोजा बोलते हैं। और जो लिक्विड बचता है उसको क्या बोलते हैं हम? तारपीन का तेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है? तारपीन का तेल होता है। ठीक, तो जो इसको जो लिक्विड ये जो निकलता है उसको लीसा बोलते हैं। इस लिक्विड से जो ठोस पदार्थ उसको निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? बिरोजा बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? बिरोजा बोलते हैं। और जो लिक्विड निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं? तारपीन का तेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य। चंदन की लकड़ी सबसे अधिक कहाँ पर पाई जाती है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, सबसे चंदन की लकड़ी के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस राज्य वो कौन सा है? कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, चंदन की लकड़ी के ऊपर ही बहुत सारी फिल्में भी बनी है। ठीक है, जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं। ठीक है, तो पुष्पा मूवी भी चंदन की लकड़ी के ऊपर ही बनी हुई है। ठीक है, चंदन की लकड़ी का जो कटाई है वो ये है ना, उन चीज़ों का बहुत सारा उसका वर्णन किया गया है। आगे तेंदू, तेंदू को आपनूस भी बोलते हैं। तेंदू के पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य, तेंदू के पत्ते का जो मुख्य उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तेंदू होता क्या? तेंदू का पत्ता जो हम गांव क्षेत्र वगैरह में जो देखा होगा, बीड़ी पीते हैं लोग, तो
जो पीढ़ी बनी होती है वो किससे बनी होती है? तेंदुआ या आबनूस के पत्ते से ही बनी होती है। ठीक है दोस्तों, तेंदुआ या आबनूस के पत्ते से बनी होती है। उसमें क्या भरा जाता है? पहले उसको पत्ते को उस तरह से फोल्ड कर लिया जाता है। फोल्ड करने के बाद उसमें थोड़ा तम्बाकू भर दिया जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो उससे क्या बनती है? बीड़ी बनती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये देखिए ये बीड़ी बनी हुई है ना, ये बीड़ी बनती है इसी से। ठीक है, ये इसके पत्ते होते हैं, इनको पहले छांटा जाता है। छांटा जाने के बाद इन्हें क्या करा जाता है? सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इन्हें अच्छी तरीके से इनकी छटाई हो जाती है। छटाई होने के बाद क्या होता है? इन्हें अच्छे से मोड़ कर फिर उसमें तम्बाकू भरा जाता है, फिर उसको बंद कर दिया जाता है, तो वो बीड़ी का आकार ले लेती है। ठीक है, उससे क्या बन जाती है? वो बीड़ी बन जाती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो भारत में वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वन महोत्सव जो मनाया जाता है वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये वन महोत्सव पेड़ लगाने के लिए, पूर्णतः पेड़ लगाने के लिए समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ये किसके लिए मनाया जाता है? पेड़ लगाने के लिए मनाया जाता है ना। इसे कृषि मंत्रालय ने कब लॉन्च किया था? 1950 में लॉन्च किया था। अभी देखिए बहुत सारे विभागों को, हर गवर्नमेंट ने हर एक विभाग में ये कहा गया है कि आपको इतने पौधे लगाने हैं, है ना, या इतने पौधे का टारगेट दिया जाता है या कुछ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? इस वन महोत्सव के अंतर्गत आती हैं। ठीक है दोस्तों, इस हफ्ते में हर विभाग में, हर सरकारी जगह पर और लोग अपने घरों में हर जगह क्या लगाते हैं? पौधे लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आशा करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है दोस्तों, और अब मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक को कुछ स्पेशल क्लासें लाई जाएं, विविध वाली। ठीक है, तो मैं आपके लिए कुछ विविध की एक एक्स्ट्रा क्लास भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, उसमें कुछ जो नदियाँ होंगी ना, नदियाँ हैं, झीलें हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, है ना, ये सारी इन चीज़ों की मैं आपको क्लास लेके आऊँगा जल्दी ही, और आपको उसे याद करने में भी आसानी होगी। इसके लिए मैं उसमें शॉर्ट ट्रिक्स का भी यूज करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी आशा के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।